फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप बी के लिए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला से, जिसको रेलवे ने कई बार अपने पूर्व में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के वो शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के वो शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, अर्थात विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक आपका दिया गया है कि लेपिडेटोरियोलॉजी, ऑप्शन बी सिक्रोटोलॉजी, ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी या फिर ऑप्शन डी क्रिप्टोलॉजी। तो फ्रेंड, बात की जाए मछलियों से संबंधित जो अध्ययन कहलाता है उसे हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, अर्थात मधुमक्खियों का पालन को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं मधुमक्खी पालन को। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक एपीकल्चर, ऑप्शन बी शेरीकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर या फिर ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। तो फ्रेंड, बात कीजिए मधुमक्खियों का पालन जो कहलाता है वह कहलाता है एपीकल्चर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, अर्थात एपीकल्चर के तहत ही हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े, अर्थात एडवर्ड जेनर नाम का जो वैज्ञानिक हुआ किस रोग से संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए विसूचिका से संबंधित है, ऑप्शन बी आंत्र ज्वर से संबंधित है, ऑप्शन सी चेचक से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी लकवा से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात की जाए एडवर्ड जेनर की तो ये संबंधित है चेचक से, अर्थात चेचक के टीके का जो इजाद किया था वह एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अब चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुद्र परिसंचरण की व्याख्या की थी, अर्थात वह वैज्ञानिक कौन था जिसने पहली बार रुद्र परिसंचरण की खोज या व्याख्या की थी, उसके बारे में बताया था। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए लीवेनहॉक, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी मेंडल या फिर ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। तो फ्रेंड, बात की जाए उस वैज्ञानिक की जिसने पहली बार रुद्र परिसंचरण के बारे में बात की थी तो वे आपके थे विलियम हार्वे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। तो फ्रेंड, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही? अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, अर्थात हृदय को पहली बार ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा, ऑप्शन बी सर एफ.जी. हॉपकिंस के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर लुई पाश्चर के द्वारा या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। तो फ्रेंड, बात की जाए कि जो पहला हृदय का प्रतिस्थापन हुआ था वह हुआ था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, अर्थात डीएनए की जो संरचना था उसको सर्वप्रथम व्याख्या उसके बारे में किसने की थी या उसको रेखांकित किसने किया था सर्वप्रथम। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मेघनाथ शाह ने, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग ने, ऑप्शन सी वाटसन व क्रिक ने या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो फ्रेंड, बात कीजिए डीएनए की संरचना का तो इसके संबंध में वाटसन व क्रिक जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अर्थात विकास का जो सिद्धांत था वो उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए पाश्चर ने किया था, ऑप्शन बी अरस्तु ने किया था, ऑप्शन सी मेंडल ने किया था या फिर ऑप्शन डी डार्विन ने किया था। तो फ्रेंड, जब बात की जाए विकास के सिद्धांत की तो इसके बारे में डार्विन जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, अर्थात वो कौन थे जिसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। ऑप्शन ए वह मेंडल थे, ऑप्शन बी वह कॉरेंशन थे, ऑप्शन सी वह मूलर थे या फिर ऑप्शन डी वाटसन थे। तो फ्रेंड, बात कीजिए आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था वह वाटसन ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, अगर बात की जाए कि आनुवंशिकता के जनक, तो आनुवंशिकता के जनक किसे जाने हैं, तो आनुवंशिकता के जो जनक है उसे मेंडल को जाना जाता है। बात कीजिए अगर आनुवंशिकता के जनक पूछा जाए तो वह मेंडल थे, लेकिन आनुवंशिकता के विज्ञान को जो आनुवंशिकी नाम दिया गया था, जेनेटिक्स नाम दिया गया था, वह वाटसन ने दिया था, विलियम वाटसन ने। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जो आधुनिक नवीनतम जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है, इसके जनक किसको माना जाता है? चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए लिस्टर को माना जाता है, ऑप्शन बी जेनर को माना जाता है, ऑप्शन सी पाश्चर को माना जाता है, या फिर ऑप्शन डी हार्वे को माना जाता है। तो फ्रेंड बात कीजिए आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक, तो ये लिस्टर जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिस्टर को ही आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? अर्थात एक नेचुरल सिद्धांत था, उसको नेचुरल प्रिंसिपल या नेचुरल सिलेक्शन, इसका सिद्धांत था, वो किसने दिया था? चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन ए मेंडल ने दिया था, ऑप्शन सी डार्विन ने दिया था, या फिर ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने दिया था। तो फ्रेंड बात की जाए नेचुरल सिलेक्शन, इसका सिद्धांत दिए थे डार्विन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डार्विन। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मेयर ने किया था, ऑप्शन बी स्लाइडन ने किया था, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने किया था, या फिर ऑप्शन डी मैमन ने किया था। तो फ्रेंड बात की जाए हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, अर्थात मनुष्य की त्वचा सबसे अधिक मोटी कहाँ पर होती है? चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए हथेली पर होती है, ऑप्शन बी तलवे पर होती है, ऑप्शन सी घड़ी पर होती है, या फिर ऑप्शन डी सिर पर होती है। ये घर नहीं, ये धड़ लिखा हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा, या सिर पर होती है। तो फ्रेंड बात की जाए मनुष्य की त्वचा जो सबसे मोटी होती है वह तलवों पर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पैर के तलवे होते हैं वही सबसे अधिक मोटी होती है त्वचा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे, अर्थात प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? वह वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए मेंडल थे, ऑप्शन बी डार्विन थे, ऑप्शन सी वाटसन थे, या फिर ऑप्शन डी खुराना थे। तो फ्रेंड बात की जाए सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जो जीन का संश्लेषण किया था वह किया था डॉक्टर खुराना ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर खुराना। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वह भी किया था डॉक्टर खुराना ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डीएनए की संश्लेषण की बात की जाए तो डॉक्टर खुराना उससे संबंधित हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि डबल हेलिक्स मॉडल वो किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? ऑप्शन ए लीवेनहॉक ने दिया था, ऑप्शन बी शॉल्क ने किया था, ऑप्शन सी वाटसन व क्रिक ने किया था, या फिर ऑप्शन डी डाल्टन ने किया था। तो फ्रेंड बात की जाए डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वह दिया था वाटसन व क्रिक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन व क्रिक। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, मनुष्य में द्विगणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, अर्थात मनुष्य में जो दो जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उसकी संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन ए 23 होती है, ऑप्शन बी 24 होती है, ऑप्शन सी 46 होती है, या फिर ऑप्शन डी 48 होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर द्विगणित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब होता है दो गुना। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा 23। अगर यहाँ पर द्विगणित न दिया जाता, सिर्फ क्रोमोसोम दिया जाता, तो इसका राइट आंसर 46 हो जाता। क्या हो जाता? इसका राइट आंसर 46 हो जाए। लेकिन यहाँ पर द्विगणित क्रोमोसोम की बताई गई है, तो द्विगणित क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? 23। अगर क्रोमोसोम ना द्विगणित ना होता तो यह 46 हो जाता। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। फ्रेंड देख लीजिए, पूछ लिया गया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो आप उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा ही कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होती है। ऑप्शन ए जिसमें 46 दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि बच्चों के लिंग के निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। बच्चों में जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए वह पिता का होता है, ऑप्शन बी माता का होता है, ऑप्शन सी माता व पिता दोनों का होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं होता। तो फ्रेंड बात की जाए बच्चों के लिंग निर्धारण में जो उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है वह पिता का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात पुत्र की या पुत्री की पहचान किस पर निर्भर करती है? वह पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करती है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, अर्थात अवशेषी अंग अवशोषण करने वाला कौन सा अंग नहीं है। ऑप्शन ए निटेटिंग पर्दा, ऑप्शन बी कर्णाभ मांसपेशियां, ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत, या फिर ऑप्शन डी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका अवशेषी अंग नहीं है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया जाए, केचुए की कितनी आंखें होती हैं, केचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए एक आंखें होती हैं, ऑप्शन बी बहुत सी सारी आंखें होती हैं, ऑप्शन सी दो आंखें होती हैं, या फिर ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं होते। तो फ्रेंड बात की जाए केचुए में आंखों की संख्या, तो कोई नहीं होती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कछुआ होते हैं उनमें आंखें नहीं होती हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की जो श्रृंखलाएँ हैं फ्रेंड, इसको रेलवे ने कई बार अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो आप एक एक प्रश्न को अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आपका ग्रुप डी के जो जनरल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न आएंगे वो आपके बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। बिच्छू में जो विष होता है वह कहाँ में होता है। ऑप्शन ए पैरों में होता है, ऑप्शन बी हाथ में होता है, ऑप्शन सी मुंह में होता है, या फिर ऑप्शन डी डंक में होता है। तो फ्रेंड बात की जाए, बिच्छू का जो विष होता है वह होता है डंक में। किसमें, उसके डंक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिच्छू में जो विष होता है वो उसके डंक में होते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस एक क्या है। ऑप्शन ए संधिपाद है, ऑप्शन बी शूलचर्मी है, ऑप्शन सी हेमिकॉर्ड है, या फिर ऑप्शन डी मृदु कवची है। तो फ्रेंड बात की जाए ऑक्टोपस की, तो यह एक प्रकार का मृदु कवची है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदु कवची। ऑक्टोपस क्या है, एक मृदु कवची है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीन है, अर्थात कौन सा एक है जो मछली है। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए क्रेफिश, ऑप्शन बी कटल फिश, ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश, या फिर ऑप्शन डी सिल्वर फिश। तो फ्रेंड बात की जाए जो इनमें एक मीन है वह आपका हो जाएगा फ्लाइंग फिश। क्या हो जाएगा, फ्लाइंग फिश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए क्रे फिश की, कटल फिश की और सिल्वर फिश की, ये देखने में तो लगती है मछलियाँ, लेकिन ये मछलियाँ नहीं होती। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, संसार में किसकी जीव संख्या अधिक, अर्थात वह कौन सा जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी सरीसृप, या फिर ऑप्शन डी पक्षी। तो फ्रेंड बात की जाए शरीर में जो जीव जिसकी संख्या सर्वाधिक है वह मछली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मछली इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों। तो जल से निकाले पर मछलियां क्यों मर जाती हैं। ऑप्शन ए उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऑप्शन बी उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाते, या फिर ऑप्शन डी वे जल में नहीं चल पाती। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वे श्वास नहीं ले पाते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं, अर्थात ठंडी की अपेक्षा गर्मी में मछलियां अधिक क्यों मरती है। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए खाने की कमी के कारण, ऑप्शन बी आविश की सांद्रता के कारण, ऑप्शन सी रोग के अपक्षय के कारण, या फिर ऑप्शन डी रोग के फैलने के कारण। तो फ्रेंड यहाँ पर ओ नहीं, यहाँ पर O2 होगा, मतलब ऑक्सीजन के अपचय के कारण। इसका राइट ही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर O नहीं होगा, यहाँ पर O2 होगा, O2 के अपचय के कारण ही शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियाँ अधिक मर जाती हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन बी 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं, या फिर ऑप्शन डी 5 कक्ष होते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 कक्ष है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, शीत रक्तीय प्राणी है, अर्थात शीत रक्त वाला प्राणी कौन सा है। कोल्ड ब्लेडेड एनिमल कौन सा है। ऑप्शन ए मछली है, ऑप्शन ए मेढक है, ऑप्शन ए छिपकली, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो फ्रेंड बात की जाए कोल्ड ब्लेडेड या शीत रक्तीय प्राणी की, तो यह सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात मछली भी, मेढक भी और छिपकली, ये तीनों आपके शीत रक्तीय प्राणी हैं, अर्थात कोल्ड ब्लेडेड एनिमल हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया है कि निःशंस प्राणी कौन सा है। निःशंस प्राणी क्या है। ऑप्शन ए पेंगुइन है, ऑप्शन बी हल है, ऑप्शन सी ऑटर है, या फिर ऑप्शन डी कछुआ है। तो फ्रेंड बात की जाए निःशंस प्राणी की तो यह आपका हो जाएगा कछुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निःशंस प्राणी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, अर्थात वह कौन सा सांप है जो घोंसला बनाकर अपना जीवन यापन करता है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए चेन वाइपर, ऑप्शन बी किंग कोबरा, ऑप्शन सी करायत, या फिर ऑप्शन डी स्कल्ड वाइपर। तो फ्रेंड बात की जाए घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप की तो वह हो जाएगा आपका चैन वाइपर। क्या चैन वाइपर, सॉरी किंग कोबरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर अपना जीवन यापन करता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डायनासोर थे, अर्थात डायनासोर क्या थे या किस युग के थे, यही पूछा है। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए या सेनोजोइक सरीसृप थे, ऑप्शन बी या मेसोजोइक पक्षी थे, ऑप्शन सी या पैलियोजोइक एम्फीबिया थे, या फिर ऑप्शन डी या मेसोजोइक सरीसृप थे। तो फ्रेंड बात की जाए किसकी, या बात डायनासोर की, तो यह क्या थे, तो यह पैलियोजोइक एम्फीबिया थे। क्या थे, पैलियोजोइक एम्फीबिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैलियोजोइक एम्फीबिया। डायनासोर पैलियोजोइक एम्फीबिया थे। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है, अथवा कौन सा प्राणी है जो सांपों से लड़ता है। ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी नेवला, ऑप्शन सी बाप, या फिर ऑप्शन डी गीदड़। तो फ्रेंड जानते ही आप कि सांपों से लड़ने वाला प्राणी है नेवला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेवला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेवला। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयन विहीन पक्षी है, अर्थात न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पक्षी कौन सा है जो उड़ नहीं सकता। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी एल्ट्रोवास, ऑप्शन सी कीवी, या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन। तो फ्रेंड बात की जाए न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन विहीन पक्षी तो यह आपका हो जाएगा कीवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उड़ नहीं सकता, उड्डयनहीन पक्षी होता है ये। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। ऑप्शन ए ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, ऑप्शन बी ये जुरासिक काल का सरीसृप है, ऑप्शन सी या ट्रायसिक काल का सरीसृप है, या फिर ऑप्शन डी या ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों काल का सरीसृप है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्कियोप्टेरिक्स ये आपका क्या है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्या है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, जिसको भी आप सब अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न आपका दिया गया है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, अर्थात जो पेंगुइन चिड़िया है ये कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, ऑप्शन सी या अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है, या फिर ऑप्शन डी या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो फ्रेंड बात की जाए पेंगुइन चिड़िया की तो यह पाई जाती है अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का ये रेलवे ग्रुप डी का जो तीसरा पार्ट था ये भी आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो कल हम आपसे मिलते हैं चौथे पार्ट के साथ। अगर ये आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।